हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, जिसका सेकेंड पार्ट हम लोग क्लियर करें अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको मायोटिक्स अच्छे से पढ़ाया था, थोड़ा बहुत माइड्रिएटिक्स पढ़ाया था, लेकिन आज हम लोग माइड्रिएटिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड फिर ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो माइड्रिएटिक्स क्या होते हैं? तो मायोटिक्स जो था वो क्या था? जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। जो क्या करवा रहा था? प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, तो वो मियोटिक्स कहलाता था। माइड्रिएटिक्स क्या होता है? जो प्यूपिल को डायलेट करे उसको माइड्रिएटिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइड्रिएटिक्स कहते हैं। तो मियोटिक्स जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे एंड माइड्रिएटिक्स जो कि प्यूपिल को डायलेट करने का काम करे। ठीक है, देखो भाई, माइड्रिएटिक्स में डी वर्ड आ रहा है, डी से यहीं पर आपका डायलेशन आता है, यानी कि डायलेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एट्रोपिन है, स्कोपोलामाइन है, ये सब चीज़ें हैं। एंड मियोटिक्स में आपका पिलोकार्पिन हो जाता है, फाइसोस्टिग्मिन हो जाता है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है माइड्रिएटिक्स के बारे में। द ड्रग विच प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ऐसे ड्रग्स जो कि प्यूपिल को डायलेट करें, आर कॉल्ड माइड्रिएटिक्स, उसको हम लोग माइड्रिएटिक्स कहते हैं। माइड्रिएटिक्स ऑल्सो टेंड टू रिलैक्स द फोकसिंग मसल ऑफ द आई, आंख के जो फोकसिंग मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है। विच मीन्स दैट ब्लड विजन इज कॉमन साइड इफेक्ट। अगर प्यूपिल डायलेट होगा अगर प्यूपिल डायलेट होगा तो इसमें कॉमन साइड इफेक्ट दिखेगा कि थोड़ा सा ब्लरीनेस दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है? जैसे एड्रिनलिन हो गए, इफेड्रिन हो गए, कोकेन हो गए, एट्रोपिन हो गए, होमा एट्रोपिन हो गए, ये सब क्या होते हैं? माइड्रिएटिक्स होते हैं। क्या क्या? एड्रिनलिन, एफेड्रिन, कोकेन, एट्रोपिन, होमा एट्रोपिन, ये सब आपके क्या होते हैं? माइड्रिएटिक्स होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ माइड्रेटिक्स क्या होता है, कैसे माइड्रेटिक्स काम करता है? जैसे मियोटिक्स कैसे कर रहा था? तो आइरिस के जो सर्कुलर मसल्स थे उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। यहाँ पे वही सर्कुलर मसल जो है उसको क्या कर देगा? थोड़ा रिलैक्स कर देगा, जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। तो कह रहा है जब माइड्रेटिक्स, जो भी माइड्रेटिक एजेंट होंगे उसको आई में इंस्टिल करना, मतलब आंख में ड्रॉप के फॉर्म में डालेंगे, तो इट कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर, जो सर्कुलर मसल फाइबर पाए जाते हैं उसको रिलैक्स कर देगा। बिकॉज ऑफ माइड्रेसिस, इससे क्या हो जाएगा? रिलैक्स होने से माइड्रेसिस हो जाएगा। अब माइड्रेसिस होना मतलब क्या हुआ? प्यूपिल डायलेट हो जाना। क्या होना? प्यूपिल डायलेट हो जाना। अब प्यूपिल डायलेट होने का मतलब होता है कि उसका फोकल लेंथ बढ़ जाना, फोकल लेंथ बढ़ जाना। तो यही बोल रहा है बिकॉज ऑफ माइड्रेसिस फोकल लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा। विच फिक्सेज द साइट फॉर फार विजन, यानी कि दूर की चीजें फिर अच्छे से नहीं दिखाई देंगी, है ना? कह रहा है देखो सॉरी, फिक्स कर, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो दूर की चीजें दिखेगी। फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो दूर की चीजें दिखेगी, लेकिन सामने की चीजें थोड़ा ब्लर दिखाई देगा। तो ही बोल रहा है देखो, अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट विच आर एट द लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ा है, प्यूपिल डायलेट होने से फोकल लेंथ बढ़ता है। फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से जो चीजें लॉन्ग डिस्टेंस पर है वो भी क्लियर दिखेंगी, बट फेल्स टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसको सही से नहीं देख पाएगा। दिस इज नोन एज साइक्लोप्लेजिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोप्लेजिया इफेक्ट कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि साइक्लोप्लेजिया इफेक्ट किस में देखने को मिलता है, मियोटिक्स या तो माइड्रिएटिक्स? तो बोलना माइड्रिएटिक्स। क्यों? क्योंकि माइड्रिएटिक्स के कारण जो माइड्रेसिस होता है उसमें प्यूपिल डायलेट होता है, प्यूपिल डायलेट होने की वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन सामने की चीजें ब्लर्ड दिखती हैं, अच्छे से नहीं दिखता है। देखो, बट फेल्स टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, सामने जो है उसको नहीं देख पाते, तो उस फेनोमेनन को साइक्लोप्लेजिया कहते हैं। साइक्लोप्लेजिया का मतलब है कि जो माइड्रेटिक प्यूपिल डायलेट होने की वजह से फोकल लेंथ बढ़ता है, जिससे दूर की चीजें दिखती है लेकिन सामने की चीजें नहीं दिख पाती। अब कह रहा है कॉमनली यूज्ड माइड्रेटिक्स, जो माइड्रेटिक्स हैं जो कि आपके प्यूपिल को डायलेट करते हैं। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग यूज होगा। उसमें क्या हो रहा था? पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, यानी वहाँ कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज हो रहा था, यहाँ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यूज होगा। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा तो आपको मैं समझाया था कि कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कहते हैं एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग
क्या कहलाता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहलाता है। ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेज प्यूपिलरी डायलेशन। ये क्या करता है, प्यूपिलरी डायलेशन, यानी प्यूपिल को डायलेट करेगा। पैरालिसिस ऑफ द एकोमोडेशन बाय रेंडरिंग द स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरी मसल इंस्टेंसिव टू एसिटाइल कोलिन। कहने का मतलब है एसिटाइल कोलिन की वजह से जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होता है उसको नहीं होने देता है, ठीक है। यहाँ पर प्यूपिल को डायलेट कर देता है, एकदम आसान भाषा में समझो, क्यों प्यूपिल को डायलेट कर देता है। अब देखो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग यानी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, ये भी प्यूपिल को डायलेट करेगा। इट की कहते हैं, क्या कह रहा है, इनिशिएट एंड पोटेंशिएट, यहाँ के एन होगा, इट इनिशिएट और पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड प्रोड्यूस प्यूपिलरी डायलेशन बट नो साइक्लोप्लेजिया। ध्यान रखना कि इसमें कोई साइक्लोप्लेजिया नहीं होता है। जो एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन भी कहीं ना कहीं आपका शो करता है, क्या, जो आपका प्यूपिल डायलेशन तो करता है, लेकिन साइक्लोप्लेजिया देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। मोस्ट माइड्रेटिक्स देयर मैक्सिमल इफेक्ट 30 to 60 मिनट, जितने भी माइड्रेटिक होते हैं उसका इफेक्ट तकरीबन 30 से 60 मिनट तक रहता है। ऑल दो इन चिल्ड्रन एंड पीपल विथ डीपली पिगमेंटेड आइरिसेज में टेक लॉन्गर, जिसका ज़्यादा थोड़ा सा पिगमेंट आइरिस, मतलब आइरिस ज़्यादा पिगमेंटेड है तो उसमें ज़्यादा देर तक हो सकता है। जैसे एट्रोपिन है ना, ये जो आपको एट्रोपिन दिख रहा है, ये एट्रोपिन क्या होता है, ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है, यानी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होता है। तो एट्रोपिन्स एक्शन आर लार्जली प्रिडिक्टेड बाय पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्सेज, ठीक है, विथ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ऑर्गन रिसीविंग अ स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक टोन। क्या कह रहे, देखो यहाँ पे सुनना, इट ब्लॉक ऑल टाइप्स ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर, यानी जितने भी एम रिसेप्टर है, M1, M2, M3, M4, M5, यानी कि ये क्या हुआ, आपका M1, M2, M3, M4, M5 5 प्रकार के एम रिसेप्टर होते हैं, पांचों को ब्लॉक कर देता है। पांचों को ब्लॉक करने की वजह से एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पाएगा, है ना, जिसके वजह से जो एसिटाइल कोलिन प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन करता वो नहीं कर पाएगा, यहाँ इससे प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एट्रोपिन क्या करता है, जो भी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है ना, उसको, जो भी आपका पैरासिम्पैथेटिक टोन है उसको ये एक्टिवेट नहीं होने देता है, ठीक है, क्योंकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एट्रोपिन इज यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ लो हार्ट रेट, है ना, जैसे किसी का लो हार्ट रेट हो गया है, ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने में। रिड्यूस सेलिवेशन, किसी का सलाइवा बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा लार हो रहा है, तो सलाइवा को कम करने में। ब्रोंकियल सेक्रेशन को कम करने में बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले दिया जाता है इसको प्री एनेस्थेटिक के तौर पर। और एन एंटीडोट और ओवर डोजिंग ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, अगर किसी को कोलिनर्जिक ड्रग्स का या तो मशरूम पॉइजनिंग हो गई है या कोलिनर्जिक ड्रग्स का ओवरडोज हो गया है, तो उसके कंडीशन में एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो, अब डोज क्या है, तो एट्रोपिन सल्फेट का आई ड्रॉप्स आता है जो कि 0.1%, 0.5% और 1% के फॉर्म में होता है। थेरेपेटिक यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन प्रोसीजर। तो देखो एट्रोपिन में साइक्लोप्लेजिया होता है, यानी कि प्यूपिल को डायलेट करता है, जिससे दूर की चीज़ें तो दिखती है लेकिन सामने की चीज़ें थोड़ा नहीं दिखता है। पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रेन आइरिटाइटिस, इस सब चीज़ों में एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्पाज्म वगैरह भी कम करता है। अब क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ यूज नहीं करना है, तो एट्रोपिन जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद ग्लूकोमा, किसी को ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा एक बीमारी है, मैंने बताया था आई डिसऑर्डर है, उसमें कभी भी एट्रोपिन को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि एट्रोपिन प्यूपिल को डायलेट करता है, जिससे और ज़्यादा वहाँ पर एक्वस ह्यूमर भरेगा और आईओपी बढ़ जाएगा, यानी इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर इंसान कहीं ना कहीं आपका अंधा भी हो सकता है। तो एट्रोपिन वहाँ पर पाइलोरिक स्टेनोसिस या तो थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, इलियस वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी, यानी कि देखो इस कंडीशन में भी एट्रोपिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हैं, इसके जवाब के लिए मैं आप लोग का चैट सेक्शन ओपन करता हूँ, देन मैं क्लियर इसको फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा सा जवाब देने का कोशिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एट्रोपिन कैन कॉज, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन क्या करेगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हार्ट ब्लॉक, हाइपरटेंशन या माइड्रियसिस। बताओ, क्या कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, हार्ट ब्लॉक कर देगा, हाइपरटेंशन करेगा या तो माइड्रियसिस करेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, ये माइड्रियसिस करने का काम करता है, ये एक माइड्रिएटिक एजेंट होता है। अगेन क्वेश्चन है, एट्रोपिन इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, एट्रोपिन हर जगह यूज किया जाता है, एक्सेप्ट कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, ग्लूकोमा के तौर पर,
ग्लूकोमा में नहीं करना है, एज ए माइड्रेटिक, एज ए साइक्लोप्लेजिक, एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक में भी करते हैं, साइक्लोप्लेजिया के लिए भी करते हैं, माइड्रेटिक के लिए भी करते हैं, लेकिन ग्लूकोमा में नहीं करना है। तो एक्सेप्ट मतलब ग्लूकोमा यहाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। अब देखो ग्लूकोमा क्या है, अब देखो ग्लूकोमा क्या है, ठीक है। अब ग्लूकोमा क्या है ये भी पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर ग्लूकोमा पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, ठीक है। तो ग्लूकोमा एक ऑक्यूलर डिजीज है, आंख की बीमारी है। यहाँ पर जो आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो, ये क्या रहा है, ग्लूकोमा एक ऑक्यूलर डिजीज है, आंख से संबंधित बीमारी है, इन विच इंट्राऑक्यूलर प्रेशर IOP इज इंक्रीज्ड मोर देन 21 mm ऑफ Hg। देखो, आंख के अंदर के प्रेशर को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर एक एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, ये वाटरी नेचर का होता है, पानी जैसा होता है। अगर ये ज़्यादा होगा और इसका ड्रेनिंग नहीं होगा, इसको बाहर नहीं, ये बाहर नहीं निकलेगा, धीरे धीरे आंख के अंदर प्रेशर बढ़ाता है, इस अंदर के प्रेशर को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। ये IOP अगर ज़्यादा होगा, 21 mm ऑफ Hg तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये ऑप्टिक नर्व होते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो फिर देखने में भी दिक्कत आएंगी, धीरे धीरे हो सके परमानेंटली विजन लॉस भी हो जाए। देखो, नॉर्मल हेल्दी आइज में IOP बहुत बढ़िया होता है, नॉर्मल प्रेशर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्लूकोमा वाले आई होते हैं उसमें जो आपका देखो IOP कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि एकदम पूरा से IOP बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ें दिक्कत आती है। तो ग्लूकोमा एक ऑक्यूलर डिजीज़ है जिसमें IOP यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कितना, 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है। काउजेज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व प्रोड्यूसिंग विजुअल लॉस, जिससे कि देखने में भी दिक्कत होता है और विजुअल लॉस भी हो सकता है, पूरी तरीके से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। ग्लूकोमा एक न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन है। न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब क्या, यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व हैं वो डैमेज हो जाते हैं, दैट अफेक्ट्स द आई, जो आंख को अफेक्ट करता है, एंड एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन IOP। जैसे यहाँ पर किसकी वजह से होता है, तो IOP के इंक्रीज यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज होने की वजह से आता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा एंड देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि ग्लूकोमा में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हैं। जैसे आपके अलग अलग ड्रग्स यूज होंगे। सबसे पहली बात है कि अगर IOP कम करना है तो हमको यहाँ क्या यूज करना होगा, मायोटिक्स। मायोटिक्स का मतलब जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, क्योंकि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होने के लिए जो आइरिस के सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो उसके वजह से जो यहाँ एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, जिससे कि अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारा को पिचकाओगे तो उसका पानी बाहर निकलेगा, पानी से भरा गुब्बारा है मान लो, तो उसको पिचकाओगे तभी तो, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करता है, मियोटिक्स। तो मियोटिक्स के तौर पर आपका पिलोकार्पिन, ये जो पिलोकार्पिन है ये एक टर्सरी एमाइन है जो मियोटिक एजेंट है, एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली यानी कि जो आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज होता है, एब्जॉर्ब थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। इट डिक्रीजेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ये भी IOP को कम करता है, बाय ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ड्रेनेज मतलब होता है, जैसे होता है ना नाली का पानी को ड्रेन करना यानी बाहर निकालना, तो वो बाहर निकालने का काम करता है। द यूजुअल डोज इज 1 ड्रॉप अप टू 4 टाइम्स डेली, यानी 1 ड्रॉप दिन में 4 बार लिया जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। क्या, पिलोकार्पिन, ये एक टर्सरी एमाइन है, मियोटिक एजेंट है, ठीक है। एंड ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, पूछेगा कि ये कैसे काम करता है, तो IOP को कम करता है बाय ड्रेनिंग एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है, नहीं, ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम नहीं करता, बल्कि एक्वस ह्यूमर को जो बना हुआ है उसको ड्रेन करता है, बाहर करने का काम करता है ना। चलो, अब है अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। अब है अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट इज एप्राकोलिनिडिन। ये जो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग हैं, ये उसमें एग्जाम्पल है एप्राकोलिनिडिन। इट इज यूज्ड टॉपिकली एज एन एडजंक्टिव थेरेपी इन पेशेंट विद ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में ये भी इस्तेमाल होता है एप्राकोलिनिडिन का। ये भी एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है जो कि अल्फा रिसेप्टर के द्वारा बाइंड करता है। इट इज एडवांटेजियस बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस BBB। ये अच्छा है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इससे इसका मतलब है कि आपके ब्रेन पर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। हैज़ नो हाइपोटेंसिव इफेक्ट, और ना ही कोई हाइपोटेंशन कॉज करेगा, ठीक है। फिर एक ड्रग है डिपीवेफ्रिन, है ना, डिपीवेफ्रिन भी इस्तेमाल होता है अनदर। ये एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का ये प्रो ड्रग है, यानी डिपीवेफ्रिन फिर जब मेटाबोलाइज होता है बॉडी में तो एड्रीनलिन में कन्वर्ट होता है, एंड एक्ट्स करता है पेनिट्रेटिंग द कॉर्निया, कॉर्निया को पेनिट्रेट करके काम करता है। अब क्या होता है देखो, यूजुअल डोज है 1 ड्रॉप
एवरी 8 आवर 3 टाइम्स इन अ डे, 24 घंटे में हर 8 घंटे में एक एक ड्रॉप लेना है। अब बीटा ब्लॉकर्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है टीमोलॉल, काफ़ी बार पूछा है, जैसे पिलोकार्पिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है पिलोकार्पिन, ठीक है ना। फिर आपका हो जाता है टीमोलॉल, आप लोग लिखो तो एक बार क्या क्या, टीमोलॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, टीमोलॉल पिलोकार्पिन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं जो कि ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है 0.25%, ठीक है। वैसे आपका बिटाक्सोलोल भी होता है 0.25%, क्या कहते हैं लिवोब्यूनोलॉल भी होता है, कार्ट्रिलॉल भी होता है, क्या कहते हैं मेट्रीप्रेनालोल भी होता है, दैट आर एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली फॉर ट्रीटिंग पेशेंट विद ग्लूकोमा। टीमोलोल इज ज़्यादा यूज, देखो ज़्यादातर कौन यूज होता है, टीमोलोल। द यूजुअल स्टार्टिंग डोज इन 1 ड्रॉप 0.25% जो आता है, इसका एक ड्रॉप दिन में 2 बार यूज करना होता है टीमोलॉल, ठीक है। अब एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स जिसका नाम है एसिटाजोलामाइड, ध्यान रखना। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स जो है ना, ये क्या काम करता है, तो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। ये क्या है, दीज इंक्लूड्स एसिटाजोलामाइड, इसमें एसिटाजोलामाइड आते हैं, क्या कहते हैं डोरजोलामाइड आता है, एंड ब्रिंजाजोलामाइड वगैरह आ जाता है, ध्यान रखना। जो कि ये एजेंट्स क्या करते हैं, रिड्यूस द इंट्राक्युलर प्रेशर बाय डिक्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। यानी देखो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यही एंजाइम आपका एक्वस ह्यूमर बनाने में हेल्पफुल होता है, तो इसी एंजाइम को जाकर के ये इनिबिट कर देता है, जिससे कि एक्वस ह्यूमर बनेगा ही नहीं, जिससे थोड़ा बहुत इंट्राक्युलर प्रेशर कम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर को डिक्रीज करता है, जिससे इंट्राक्युलर प्रेशर कम हो जाता है। दे इनिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है, जिससे कहीं ना कहीं एक्वस ह्यूमर नहीं बनेगा, जिससे कि प्रेशर कम होगा। पेशेंट विद ग्लूकोमा में टेक ओरली, है ना, ओरली 250 mg से 1000 mg पर डे लिया जा सकता है। जैसे एसिटाजोलामाइड ओरल फॉर्म में आता है या तो आईवी फॉर्म में आता है, जबकि डोरजोलामाइड टॉपिकल, देखो ड्रॉप के फॉर्म में आ रहा है ना। ब्रिंजोलामाइड जो टॉपिकल फॉर्म में आ रहा है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एसिटाजोलामाइड जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम है, उसको इनिबिट करता है, जिससे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे इंट्राक्युलर प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक एजेंट, ऑस्मोटिक एजेंट मैनिनटॉल होता है, क्या होता है, मैनिनटॉल होता है, ये देखो मैनिनटॉल, ठीक है। मैनिनटॉल ध्यान रखना 20% सॉल्यूशन। ये क्या करता है, दीज एजेंट रिड्यूस द इंट्राक्युलर प्रेशर बाय ड्रॉइंग फ्लूइड फ्रॉम द आई इनटू द सर्कुलेशन बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट। यानी आंख के जो एक्वस ह्यूमर है उसको सर्कुलेशन में लेके चला जाएगा ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से, ये बाहर नहीं कर देगा, उसको सर्कुलेशन में लेके चला जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इंट्राक्युलर प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस एजेंट रिड्यूस इंट्राक्युलर प्रेशर बाय ड्रॉइंग फ्लूइड, है ना, फ्रॉम आई, आंख से सर्कुलेशन में लेके चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसको क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक एजेंट कह देंगे। जैसे मैनिनटॉल 20% सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी इन्फ्यूजन, यानी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब समझ रहे हो, आईवी फ्लूइड चढ़ाना, विथ अ डोज ऑफ 1.5 kg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, जैसा बॉडी वेट है उसके हिसाब से, ठीक है। एंड ग्लिसरॉल कंसंट्रेटेड 50% एडमिनिस्टर्ड ओरली विथ डोज ऑफ 1.5 ग्राम पर kg, कॉमनली ऑस्मोटिक एजेंट। यानी मैनिनटॉल ऑस्मोटिक एजेंट है, ये क्या करता है, इंट्राक्युलर प्रेशर को कम करता है, कैसे, तो जो आंख में फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है, उसको सर्कुलेशन में लेके चला जाता है, ठीक है। चलो, तो ये आपके अभी फिलहाल ऑस्मोटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाँ, ग्लूकोमा में कुछ कुछ दवाएं कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। देखो फ्यू मेडिकेशंस दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, जिसमें भी ग्लूकोमा का पेशेंट है उसमें कुछ दवाएं हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आप उसको नहीं दे सकते, जैसे एलर्जी की दवा या तो कोल्ड वाली दवा जैसे कि डाइफेनाड्रामाइन या एफेड्रिन वगैरह नहीं दे सकते हैं। एंजाइटी की दवा है हाइड्रोक्सीजिन, वो भी नहीं दे सकते हैं। अगर आस्थमा और सीओपीडी की दवा जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह आ जाता है, ट्रायोपेटियम सॉरी टायोट्रोपियम ब्रोमाइड भी नहीं दे सकते हैं। डिप्रेशन की दवा जैसे फ्लुओजेंटिन, पैरोजेंटिन, एमिट्रिप्टाइलिन, इम्पेरामाइन, ये सब नहीं दे सकते हैं। ये कुछ दवाएं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, कौन किस कंडीशन में, ग्लूकोमा के कंडीशन में, ठीक है। चलो अब कुछ सवाल है, करके दिखाइए। All of the following agents are used in glaucoma treatment except, बताइए इसमें से कौन सा ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एक्सेप्ट मतलब नहीं, एप्राकोलिनिडीन, टीमोलॉल, पिलोकार्पिन, मेटोप्रोलॉल।
देखो भाई, एक्सेप्ट मतलब होता है कौन सा यूज नहीं होगा। एप्राकोलिनिडीन, टीमोलॉल, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन तो होगा, टीमोलॉल भी होगा, एप्राकोलिनिडीन भी होगा। मीटोप्रोलॉल नहीं होता है, मीटोप्रोलॉल नहीं होता है। अरे भैया कह रहा है ऑल द फॉलोइंग एजेंट यूज इन ग्लूकोमा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट, कौन सा यूज नहीं होगा? तो हमने बताया ही भाई, देखो एसिटाजोलामाइड होता है यूज, डीमोलॉल यूज होता है, डीपीवेफ्रिन यूज होता है, एप्राकोलिनिडीन देखो यहाँ लिखा है ना, एप्राकोलिनिडीन यूज होता है, पिलोकार्पिन यूज होता है। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मीटोप्रोलॉल। मीटोप्रोलॉल यूज नहीं होता है। बाकी पिलोकार्पिन भी यूज होता है, टीमोलॉल भी यूज होता है, एप्राकोलिनिडीन भी यूज होता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लूकोमा। कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है? बताओ कौन सा बीटा ब्लॉकर है? बहुत सारे बीटा ब्लॉकर, जैसे देखो प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, टीमोलॉल, लेबिटालॉल, सब में लॉल लॉल लगा हुआ है। कौन सा बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा में इस्तेमाल होता है? तो ग्लूकोमा में इस्तेमाल होने वाले जो बीटा ब्लॉकर हैं वो प्रोपेनोलॉल है। नहीं भाई, टीमोलॉल है। बहुत बढ़िया, आंसर सी, टीमोलॉल है। ठीक है, हाँ। ग्लूकोमा ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन, ग्लूकोमा ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन, ग्लूकोमा किस वजह से होता है? बताओ किस वजह से? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने से, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से, इंट्रावेस्क्यूलर, या फिर इंट्रा एल्यूमिनियल प्रेशर? बताओ, जवाब दो। तो ग्लूकोमा ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, शॉर्टकट में इसको आईओपी भी कहते हैं। पूछा हुआ सवाल है। देखो अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मोटिक एजेंट। इसमें से कौन सा ऑस्मोटिक एजेंट है? मैनिनटॉल, ग्लूकोज, ओमेगा एसिड, मैलिक एसिड। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा ऑस्मोटिक एजेंट है? इसमें से कौन सा ऑस्मोटिक एजेंट है? मैनिनटॉल, ग्लूकोज, ओमेगा एसिड या मैलिक एसिड? तो इसमें से आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैनिनटॉल हो जाएगा जवाब बाबू, मैनिनटॉल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आईओपी स्टैंड्स फॉर, आईओपी का फुल फॉर्म इंट्रा ऑक्यूलर परफेक्शन, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इंट्रा ओवरी प्रेशर, इंट्रा ऑक्यूलर प्रैक्टिस। जवाब दीजिए। पापा बस गई। मेरा चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आईओपी का क्या होता है फुल फॉर्म? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। चलिए, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एंड चैप्टर 3 यहीं पर एंड होता है। इसका एक क्लास एक्सरसाइज का होगा, ठीक है? और एक्सरसाइज में आप चीज़ों को और तरीके से क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं वो देखेंगे, देन आगे के चैप्टर्स को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आज मैं थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने कोशिश करा कि आपको चीज़ें समझ में आई। आगे फर्दर कॉन्वर्सेशन मैं नेक्स्ट डे कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू। चलिए, सर अपना पढ़ाने का टाइम सही कर लीजिए, क्योंकि ठंडा का मौसम आ गया है। हमेशा कहते हैं हो जाएगा, एक दिन रहता है, कोई बात नहीं। आदित्य सर अपने टाइम पर आ जाते हैं। मेरा टाइम 9:30 बजे है, अब बताइए। मैं अपना क्लास का टाइम 9:30 करवा लूँगा यार। मेरे पास मैं फर्स्ट ईयर में क्लास लेने लग जाता हूँ यार 9 बजे, कैसे हो पाएगा? मेरी क्लास की टाइमिंग रात में 9:30 बजे हो गया, टाइमिंग फिक्स। भाई मैं 9 बजे क्या कहते हैं, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्या करूं? ठीक है, सॉरी, आज मैं नहीं बात कर पाऊंगा यार, मैं कल आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है? मैं आज थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।